हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर लेन देन का अभिलेखन 1। इस चैप्टर में हम लेखांकन समीकरण के बारे में जानेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि लेखांकन समीकरण क्या होता है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बच्चे बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। और लेखांकन समीकरण कई बार परीक्षा में पूछे भी जाएंगे। ठीक है, और लेखांकन समीकरण का एक बहुत ही महत्व है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो क्या होता है। तो उसकी परिभाषा होता है बच्चे कि लेखांकन समीकरण वह मूलभूत समीकरण है जो बताता है कि किसी भी व्यवसाय की संपत्ति का मूल्य सदैव दायित्वों और स्वामित्व के योग के बराबर होता है। स्वामित्व का मतलब हो गया पूंजी। ठीक है, तो लेखांकन समीकरण का मतलब ये है कि हमारे पास किसी भी व्यवसाय के पास जो संपत्ति होता है उसकी जो मूल्य होता है बच्चे वो दायित्व और पूंजी के बराबर होता है। ठीक है, जिसको लायबिलिटीज और कैपिटल बोलते हैं ना। कैपिटल को ही ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। तो जितना लायबिलिटीज है बिजनेस के पास, जितना बिजनेस के पास कैपिटल है, अगर वो दोनों को मैं प्लस कर दूं तो उतना हमारे बिजनेस का क्या हो जाएगा, संपत्ति होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है उसका फार्मूला क्या है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है बच्चे, वो संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी, ये सभी बच्चे याद रखेंगे, है ना। ठीक है, कि अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास संपत्ति होगा वो किसके बराबर होगा बच्चे। तो जितने भी संपत्ति होते हैं वो दायित्व और पूंजी को मिलाकर जो पैसे बनेंगे वो हमारा संपत्ति होता है। जितना वैल्यू संपत्ति का है उतना ही वैल्यू दायित्व और पूंजी को मिलाकर होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम ए बराबर सी प्लस एल भी बोलते हैं। ठीक है, संपत्ति क्या होता है। तो सभी बच्चे को पिछले क्लास में हमने बताया था कि संपत्ति का मतलब क्या है कि वे सभी संसाधन जो व्यवसाय के पास है और जिनसे लाभ मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, संपत्ति। जैसे नगद, फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक। दायित्व क्या होता है, तो वे सभी रकम जो व्यवसाय को बाहर वालों को चुकानी होती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, दायित्व। ठीक है, तो जो रकम व्यवसाय को बाहर वाले लोगों को चुकाना है तो उसे हम क्या बोलेंगे, दायित्व। जैसे ऋण, अगर मान ली मैंने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया तो जो 1 लाख रुपया मुझे चुकाना है बच्चे, इसको हम क्या बोलेंगे, दायित्व। लेनदारों का बकाया, लेनदार का मतलब होता है व्यापारी। अगर किसी व्यापारी के पास से हमने उधार माल खरीदा है तो उसे भी हमें क्या करना है, बाद में पैसे चुकाना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दायित्व। ठीक है, बैंक लोन पता ही है सभी बच्चों को। नेक्स्ट आता है पूंजी। पूंजी का मतलब होता है कि मालिक के द्वारा लगाया गया धन या संपत्ति, उसको हम क्या बोलते हैं, पूंजी। कोई भी मालिक अगर अपने व्यवसाय में जो भी माल या संपत्ति लगाता है बच्चे, उसे हम क्या बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं। यह मालिक का व्यवसाय में अधिकार दर्शाता है। ठीक है, व्यवसाय में जो अधिकार होता है वो कौन दर्शाता है, पूंजी। क्योंकि पूंजी किसका पैसा होता है बच्चे, मालिक का, है ना। तो मालिक जो भी व्यवसाय में पैसे लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे समझेंगे हम लोग। जैसे मान लेते हैं कि एक व्यवसाय है, मालिक ने व्यवसाय में 1 लाख रुपया नगद लगाया। कितना लगाया बच्चे, 1 लाख रुपया नगद। तो यहाँ पे संपत्ति के रूप में हमारे पास जो है कैश के रूप में कितना रुपया है, बिजनेस के अंदर कितने पैसे आ गए, तो बिजनेस के पास आ गए कितने, 1 लाख रुपया। तो ये हो गया रोकड़, और इसको हम क्या बोलेंगे, संपत्ति। अगर कोई भी मालिक व्यवसाय में 1 लाख रुपया लगा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, संपत्ति कितने बन गए, 1 लाख रुपया। अब तो मालिक ने अगर पैसे लगाए बच्चे तो इसको हम क्या बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पूंजी। ये याद रखना है ना सभी बच्चे, इसको हम पूंजी बोलेंगे। तो अगर मालिक ने पैसे लगाए तो पूंजी, तो पूंजी कितना बनेगा हमारा, 1 लाख। ठीक है, अब अगर इसको मैं अकाउंटिंग इक्वेशन पे देखूंगा तो हमारे पास जो असेट्स है वो कितना हो गया, 1 लाख रुपया, है ना। असेट्स कितना हो जाएगा, 1 लाख। और लाइबिलिटीज कितने हो जाएंगे बच्चे, लाइबिलिटीज यहाँ पे हमारा जीरो है। ठीक है, लाइबिलिटीज क्या है हमारे यहाँ पे, जीरो। तो ये ध्यान रखना है कि लाइबिलिटीज हमारे यहाँ पे क्या है, जीरो है। ठीक है, और कैपिटल हमारा कितना हो जाएगा, तो कैपिटल यहाँ पे 1 लाख रुपया। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे 1 लाख रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइबिलिटी जीरो क्यों हुआ, क्योंकि हमने किसी से उधार पैसे नहीं लिए बल्कि मालिक ने खुद पैसे लगाए। इसके लिए यहाँ पे हमारा जो दायित्व होगा बच्चे, वो हमारा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि व्यवसाय ने 20,000 का फर्नीचर खरीदा नगद से। अगर बच्चों मान लेते कि हमने नगद अगर खरीदा है, ठीक है, किससे खरीदा है? नगद से। तो नगद कितना खरीदा है? 20,000 का, 20,000 का हमने फर्नीचर खरीदा है। क्या खरीदा है? फर्नीचर। तो हमारे पास तो एक संपत्ति जो होगा बच्चे, वो तो फर्नीचर हो जाएगा 20,000 का, और दूसरी संपत्ति क्या हो जाएगा? नगद। अब पहले मेरे पास नगद कितने का था? तो पहले अगर आपने ध्यान दिया होगा तो नगद 1,00,000 रुपये का था। अब 1,00,000 में से मैंने 20,000 का फर्नीचर खरीदा, तो अब मेरे पास रोकड़ कितना बचेगा? 80,000। कितना बचेगा? 80,000 बचेगा बच्चे, है ना। तो इस 80,000 को यहाँ पे लिखेंगे रोकड़ में। अब हमारे पास एक नया संपत्ति कितने का आ गया? तो नई संपत्ति आ गई 20,000 का, ठीक है। तो जब भी हम कोई फर्नीचर नगद में खरीदेंगे तो एक संपत्ति फर्नीचर आ गया, और ये दूसरी संपत्ति हमारा क्या होगा? कम हो जाएगा। एक संपत्ति बढ़ा, दूसरी संपत्ति कम हो गया। तो यहाँ पे कौन सी संपत्ति आया बताओ? तो हमारे पास कौन सी संपत्ति आया? तो सिर्फ फर्नीचर आया। हमारे पास कैश कितना कम हुआ? 20,000 कम हो गया। तो पहले ही हमारे पास कैश कितना था बच्चे? अगर ध्यान दो यहाँ पे, तो हमारे पास रोकड़ यहाँ देखो 1,00,000 रुपया है ना। कितना दिया? 1,00,000। अब हमारे पास इसमें देखो 20,000 का अगर मैंने फर्नीचर खरीदा, तब हमारे पास रोकड़ कितना हो जाएगा? 80,000। अब तो पूंजी तो हमारा अभी भी 1,00,000 है, पूंजी बदला नहीं है। तो अगर अकाउंटिंग इक्वेशन पे इसको लिखेंगे तो असेट्स में कितना बताएंगे? 1,00,000। लाइबिलिटी जीरो है, कैपिटल 1,00,000 होगा, है ना। असेट्स में हमारे पास दो संपत्ति है ना। संपत्ति कितने बच्चे? दो। एक फर्नीचर है 20,000 का, और एक रोकड़ है 80,000 का। तीसरा देखो, बैंक से 50,000 का ऋण लिया। अभी हमने 50,000 बैंक से क्या ले लिया बच्चे? ऋण ले लिया। तो बताओ, अब हमारे पास रोकड़ जो कितना था पिछले ट्रांजेक्शन में 80,000 था, अभी कैश हो गया हमारा कितना? 1,30,000। फर्नीचर कितने का हो जाएगा? 20,000। और कुल हमारे पास जो संपत्ति 1,00,000 कितने का हो गया? 50,000 का। कुल संपत्ति कितना होगा बच्चे? 1,50,000। अब बताओ दायित्व कितना होगा? तो इस क्वेश्चन में दायित्व बनेगा 50,000, क्योंकि हमने बैंक से ऋण लिया है ना। तो बैंक से कितने का ऋण लिया है? 50,000 का। पूंजी हमारा कितना रहेगा बच्चे? 1,00,000। तो अब हमारा इक्वेशन जो बनेगा उसमें हम संपत्ति में बताएंगे 1,50,000, दायित्व में बताएंगे 50,000, और पूंजी में बताएंगे 1,00,000, ठीक है। तो इस तरीके से हर सिचुएशन में जो हिसाबी समीकरण होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, वो दोनों पक्ष हमेशा बराबर ही रहेगा, ठीक है। जितना संपत्ति होगा उतना ही दायित्व होगा, और पूंजी को मिलाकर होता है। तो ये कभी बदलता नहीं है, ये हमेशा क्या रहेगा बच्चे? सेम रहेगा, ठीक है, दोनों तरफ। तो इसी को हम बोलते हैं लेखांकन समीकरण। ओके। उसके बाद बच्चे हम इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, है ना, ठीक है, कि अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरीके से बनाते हैं। तो अभी फिलहाल आप लोग इतना समझ गए होंगे, और इसको अच्छे तरीके से समझे कि हिसाबी समीकरण क्या होता है। तो संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व को हम क्या बोलते हैं? लेखांकन समीकरण कहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक सभी बच्चे पढ़ते रहेंगे। अगर बच्चे आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट में लिखें। अच्छा लगे तो भी लिखना है बच्चे। अगर कुछ समझ में ना आए तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि हम अगले वीडियो में आपको अपडेट दे सके। ओके, जय हिंद।